नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया में। और इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इकोनॉमिस्ट प्रंजय गुहा ठाकुरता इस वक्त मौजूद है। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कुछ मुद्दों को लेकर, क्योंकि चुनाव का माहौल इस वक्त चल रहा है। प्रंजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है वन इंडिया में। पहला सवाल, क्योंकि चुनाव का ही माहौल चल रहा है, जितने भी चरण निकल चुके हैं उसके बाद, क्योंकि आप हमेशा राजनीति का विश्लेषण करते रहे हैं, चीज़ों को देखते रहे हैं, क्या माहौल इस वक्त आपको नजर आ रहा है? देखिए, इस बार चुनाव का नतीजा क्या होगा या नहीं होगा, भविष्यवाणी करना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगा। मैं ये भी समझता हूं कि एनडीए भी कमजोर होगा। कितना कमजोर होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। भारतवर्ष के सबसे बड़ा जो 4 राज्य है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, ये 4 राज्य में चुनाव का जो नतीजा होगा, इसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा दिल्ली में। देखिए, बंगाल में, मैं खुद बंगाली हूँ, मेरा लग रहा है बंगाल में खास इधर उधर होगा नहीं, 19-20 का फर्क। तो भारतीय जनता पार्टी के 18 है, अगर 18 से 20 भी हो सकता है, घट के 16 भी हो सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक मिनट यहाँ पे आपको बंगाल के ऊपर रोकना चाहूंगा। अच्छा, चलिए थोड़ा सा, क्योंकि आपने कहा पिछली बार 18 सीटें थी, लेकिन इस बार जिस तरह का अलायंस वहाँ पे देखने को मिला, इंडिया अलायंस बना तो, लेकिन ममता एक तरह से जुड़ी नहीं साथ। इस बार तो अलायंस है ही नहीं ना। हाँ, एक तरह से अलायंस है नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद जो भाजपा, सीपीएम, कांग्रेस अलग हो गए वहाँ पे, अलग अलग एक तरह से टीएमसी अलग हो गई, तो भाजपा को उसका फायदा हो सकता है। देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव और 2021 विधानसभा चुनाव में जो आप कहेंगे, जो वाम दल और कांग्रेस का एक जो पारंपरिक जो एक समर्थक थे, सपोर्ट बेस थे, उसका एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया, क्योंकि वो सोचा कि हमारे इलाका में सबसे बड़ा शत्रु है दीदी, तो हम इसीलिए इन्होंने इसका एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। इस बार अगर ये ऐसा नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। आप समझ लीजिए, वाम का जो उम्मीदवार है, वाम का प्रार्थी को वोट देते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार कांग्रेस का प्रार्थी, तो इसका फायदा मेरे नजरिए में तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा। एक और बात है, यह है महिला का वोट। देखिए, बंगाल में लाखों, बंगाल अलग नहीं है, और राज्य में भी यही स्थिति होता है कि बहुत सारे परिवार है जहाँ पे मर्द और महिला अलग अलग पार्टी के लोग हैं। बिल्कुल। तो ये अगर इस बार भी होगा तो इसका फायदा ममता को मिलेगा। ये है कि क्योंकि देखो, ममता बनर्जी ऐसा राजनीतिक एक राजनेता है, महिला राजनेता है, इनको आप किसी के साथ तुलना नहीं कर पाएंगे। एक है भारतवर्ष का अकेला महिला मुख्यमंत्री, और पूरा अगर आप दक्षिण एशिया देखेंगे, आप उनके तरह ऐसे ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। मैं 10 नाम देता हूँ। म्यांमार का ऑंग सान सू ची, शेख हसीना, खालिदा जिया बांग्लादेश में, पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो, श्रीलंका में आपका सिरिमवो बंदर नायक और उनका बेटी चंद्रिका कुमारटुंगा, भारतवर्ष में इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, मायावती, जयललिता, मैंने 10 लोगों का नाम लिया। ये सारे महिला राजनेता के साथ या पीछे या आगे कोई ना कोई मर्द थे, दीदी अकेला। तो उनके साथ बाकी महिला राजनेता के साथ हम तुलना नहीं कर पाएंगे। आखिरी जो मुद्दा है बंगाल में, या मुसलमान का, 2011 का जनगणना में बंगाल का पूरा जो लोक संख्या है, जनसंख्या है, इसका लगभग 27% मुसलमान। भारतवर्ष की एक ही राज्य इससे ज्यादा है, यह असम, लगभग 33%। एक समय जम्मू एंड कश्मीर में भी थे, मगर आज तो जम्मू एंड कश्मीर अलग राज्य नहीं है। तो ये 3 मुद्दा के ऊपर निर्भर करता है। मैं समझता हूँ कि इस बार बंगाल में खास फर्क नहीं होगा, वही 19-20 का फर्क। ठीक है। जो आपने बाकी राज्यों की बात की, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में, यूपी है, सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में
एनडीए गठबंधन वहां पे रहेगा कि नहीं। मतलब 62 और 2 64 है 80 में। आप भूलिए मत कि 2014 में एनडीए गठबंधन को 71 और 2 अपना दल 73 मिला था। 73 सीटें। हाँ। 5 साल पहले बहुजन समाज पार्टी और सपा का एक गठबंधन था, इस बार नहीं है। उस समय 10 लोकसभा सीट बहुजन समाज पार्टी को मिला। इस बार तो मेरा लग रहा है बहन जी मायावती जी इतना प्रचार नहीं किया, जी तो दलित समुदाय के लोग और जाटव लोग क्या इस बार बहन जी के साथ रहेंगे और कहीं चले जाएंगे, इसके ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक तो देखिए आप जिससे बात करेंगे वो अलग अलग अपने अपना है। तो मेरा लग रहा है अगर एनडीए वही 64 में रह जाए, ये भी मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक धक्का नहीं कहूंगा, उनका एक असर पड़ेगा। ठीक। और क्योंकि मैं कह रहा हूँ क्योंकि उन लोग आशावादी है कि हम आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में, अगर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन कमजोर होगा, मगर एनडीए वो पुराने एनडीए नहीं है, एनडीए बदल गया। बिल्कुल, split हुए हैं, शिवसेना एनसीपी, और मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में समझ लीजिए एमवीए महाविकास आघाड़ी और नया जो एनडीए है जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, एकनाथ शिंदे का जो शिवसेना है और क्या कहते हैं अपना अजीत पवार का, मैं समझता हूँ ये दो राजनीतिक दल थोड़ा कमजोर होने का एक संभावना है। इसका मतलब ये है कि अगर एनडीए गठबंधन कमजोर हो जाता है तो इसका असर भी दिल्ली में पड़ेगा। 2019 में पुराने एनडीए के पास आपका 48 में 41 था, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, एक निर्दलीय प्रार्थी थे, एक आपका थे वो AIMIM की, और बाकी रह गया 5, 4 एनसीपी, एक कांग्रेस। तो इस बार तो मेरा लग रहा है एनडीए कमजोर होगा ही। और बिहार में तो एनडीए के पास तो 40 में तो 39 ही है, एक ही है कांग्रेस के पास, राष्ट्रीय जनता दल के पास एक भी नहीं है, तो बिहार में भी कमजोर होगा। कर्नाटक में नुकसान होगा क्या, मतलब जो नहीं, देख मैं क्यों बोला कि 303 नहीं मिलेगा, कमजोर होगा, यही कारण है। कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस का एक ही है, 28 में एक है, जनता दल सेक्युलर का एक है, बाकी सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। कांग्रेस की सरकार है अभी कर्नाटक में। तो ये सारे कारण के लिए मेरा अभी जैसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी एनडीए कमजोर होगा। और देखिए उत्तर भारत में देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी कहाँ आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश में तो एक ही सीट कांग्रेस के पास है, छत्तीसगढ़ में 2 ही सीट कांग्रेस के पास है, राजस्थान में 25 उन्हीं के पास, 10 आउट ऑफ 10 है, 10 है हरियाणा में, दिल्ली में भी 7 है। तो उत्तर भारत में मतलब उत्तर प्रदेश बिहार छोड़ के ये सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगा। ठीक है, एक सवाल यहीं से जुड़ा हुआ, क्योंकि इकोनॉमिक्स आप देखते हैं बड़ा पहलू है, जो गरीबों की योजनाएं बताई जा रही है कि मुफ्त राशन दिया जा रहा है और चीजें एनडीए भी बोल रहे हैं, हाँ, यूपीए भी बोल रहे हैं, एनडीए वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर जिस तरह से एनडीए कह रहा है कि इसका फायदा उन्हें होगा, और हमने भी फील्ड में जब गए तो लोग थोड़े से नाराज भी है, लेकिन उन्हें 5 किलो राशन मिल रहा है तो वो खुश भी है। और मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा विश्व में आपको दिखेगा क्या लाभार्थी योजनाएं होगा, एक तो इम्पैक्ट होगा। अब ये आपको मानना पड़ेगा कि मोदी जी जैसे कहते हैं विश्व में इतना बड़ा एक लाभार्थी का कार्यक्रम कहीं नहीं है। आप अगर 80 करोड़ लोगों को लगभग 16-17 करोड़ परिवार को, ये हर परिवार को आप 5 किलो चावल या गेहूं, 2.5 किलो चने की दाल दे रहे मुफ्त में हर महीना, तो इसका तो असर पड़ने का एक बहुत बड़ा संभावना है। मगर और कुछ है, कांग्रेस भी वही कह रहे हैं हम भी पैसे देंगे। बाकी जो खाद्यान्न का चीज है, सब्जी देखिए, फल देखिए, दाल देखिए, सबका कीमत बढ़ा। तो इसीलिए मैंने कहना है कि
एक तो है लाभार्थी, बाकी है जो बाकी सारे जो खाद्यान्न हैं इनका मुद्रास्फीति। तो और आप अर्थनैतिक मुद्दा दो और है, काफी महत्वपूर्ण है। जी। एक है बेरोजगारी। भारत सरकार का आंकड़ा ही कह रहा है कि भारतवर्ष में 45-50 साल में युवाओं के बीच जो बेरोजगारी इस हद में नहीं था। एक और मुद्दा है, हमें पता नहीं है ये आम जो हमारा मतदाता है इनके ऊपर कुछ असर पड़ेगा कि नहीं। ये है जो हमारे समाज में जो एक असमानता है, अमीर और गरीब के बीच जो दुराई है। बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहा कि जब हमारे ब्रिटिश राज थे उस समय भी हमारा ये असमानता इतना बड़ा इस हद में एक तो ये लोग के ऊपर ये मुद्दा है कि नहीं कि ठीक है, अंबानी अडानी सारे पैसा कमा रहे, उनका संपत्ति का कीमत, उनका आय बढ़ रहा है, आम आदमी का नहीं बढ़ रहा है। तो दो चीजें जल्दी से आपसे समझना चाहूंगा मैं। एक जो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि हमने लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, एक वो चीज है। दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट के इशू पे वो कहते हैं कि ईपीएफ के आप अकाउंट्स देखिए कि वो कितने ज्यादा खुले हैं। तो ये दोनों चीजें डिफेंड करने के लिए सरकार के पास अब मैं भी और एक आंकड़ा दे सकता हूँ जी। कुछ सैकड़ों नौकरियों के लिए उत्तर प्रदेश बिहार में रेल का नौकरी, सरकार की नौकरी, लाखों लोग क्यों कतार में खड़े हो जाते हैं? इसका मतलब क्या है? तो आंकड़ा आप अर्थशास्त्री और जो आंकड़ा दिखाते हैं इस तरह से भी देख सकते हैं दूसरे साइड। मैं समझता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार का आंकड़ा है कि युवाओं में जो बेरोजगारी बहुत बड़ा, भारतवर्ष में 140 करोड़ लोगों में लगभग आधा, मतलब 70 करोड़ लोग की उम्र 28-19 या उससे कम। तो बेरोजगारी भी एक बहुत है। ठीक है, अब अंत में, क्योंकि आपने शुरू में कहा कि नंबर्स गेम में मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैं तो ज्योतिषी नहीं हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अरे भाई, हम थोड़ी अपने आप को पंडित समझते हैं, हम थोड़ी अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक करते हैं। हम 10 लोग से बात करते हैं जो अपने आप जो कहने चाहते हैं। लेकिन फिर भी पलड़ा आपको कहीं झुका हुआ दिख रहा है इस वक्त, या बिल्कुल बैलेंस आपको दिख रही है चीज दोनों गठबंधनों में? मैंने जहाँ से शुरू किया वहीं से खत्म करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कमजोर होगा, कितना कमजोर होगा हमें मालूम नहीं है। आपको 4 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, ईवीएम के बारे में कहते हैं, प्रशासन के बारे में कहते हैं, पैसा का खेल के बारे में कहते हैं। सब कुछ उसी दिन 4 तारीख को। बहुत बहुत शुक्रिया प्रंजॉय आपका वन इंडिया से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे प्रंजॉय गुहा ठाकुरता, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया कि किस तरह के मुद्दे जो है वो देश के अंदर है और क्या वो असर कर सकता है। लेकिन एक बात को लेकर वो आश्वस्त दिखे कि शायद एनडीए को नुकसान जो है वो हो सकता है, लेकिन जाहिर तौर पर जो असल आंकड़े होंगे, असल नतीजे होंगे, वो 4 जून को सबके सामने होंगे। वन इंडिया के लिए मैं योगेश रांटा, मेरे सहयोगी कैमरामैन फुरकान के साथ।